दुनिया में कई जीनियस पैदा हुए, लेकिन आइंस्टाइन का नाम उनमें सबसे ऊपर आता है, क्योंकि उनका दिमाग ऐसे ऐसे सिद्धांत समझता था जिनके बारे में आम इंसान सोचना भी मुश्किल समझता है। स्पेशल रिलेटिविटी, E=mc² और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे सिद्धांतों ने विज्ञान की दिशा ही बदल दी। इसी अद्भुत योगदान के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। अब लोगों का मानना था कि आइंस्टाइन का दिमाग बाकी इंसानों से अलग बना था, और शायद इसी वजह से आइंस्टाइन ने अपनी मृत्यु के बाद अपने शरीर पर किसी भी तरह की रिसर्च न करने की इच्छा जताई थी। उन्होंने साफ कहा था कि उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 18 अप्रैल 1955 जब उनकी मृत्यु प्रिंसटन हॉस्पिटल में हुई, ऑटोप्सी करने आए डॉक्टर थॉमस हार्वी ने चोरी छिपे उनका दिमाग निकाल लिया। डॉक्टर समझना चाहता था कि आखिर इस महान वैज्ञानिक के दिमाग में ऐसा क्या था जो उन्हें दुनिया से अलग बनाता था। ये बात सामने आई तो अस्पताल ने तुरंत डॉक्टर हार्वी को नौकरी से निकाल दिया। फिर भी वो आइंस्टाइन के बेटे हंस अल्बर्ट को किसी तरह मना पाने में सफल हुए और उन्हें दिमाग पर रिसर्च करने की अनुमति मिल गई। बस यहीं से आइंस्टाइन के दिमाग की बेहद अजीब और लंबी यात्रा की शुरुआत हुई। डॉक्टर हार्वी ने दिमाग को फिलाडेल्फिया ले जाकर उसके कई फोटो लिए और उसे करीब 240 छोटे हिस्सों में बांटकर अलग अलग जारों में भर दिया। ये सभी जार उन्होंने अपने घर के बेसमेंट में छुपा कर रखे। इस बात पर उनकी पत्नी से अक्सर झगड़े होने लगे और आखिर में रिश्ता डिवोर्स तक पहुंच गया। हार्वी शहर से शहर घूमते रहे, कभी कैंसस, कभी कोई और जगह, और हर बार आइंस्टाइन का दिमाग उनके साथ चलता रहा। वक्त के साथ उनकी जॉब चली गई, मेडिकल लाइसेंस तक रद्द हो गया। आखिर में वो प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने लगे। कई साल गुजर जाने के बावजूद वो खुद कोई बड़ी खोज नहीं कर पाए। तब उन्होंने फैसला किया कि दिमाग के अलग अलग हिस्से दुनिया के बेहतरीन न्यूरोलॉजिस्ट को भेज दिए जाएं। लगभग 30 साल बाद 1985 आइंस्टाइन के दिमाग पर पहला वैज्ञानिक रिसर्च पब्लिश हुआ। इसके बाद लगभग 3 दशकों में कई रिसर्च सामने आई और सभी ने एक ही बात कही, आइंस्टाइन का दिमाग सच में बाकी लोगों से अलग बना था। सबसे बड़ा फर्क पाया गया कॉर्पस कॉलोसम में। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ता है ताकि वे एक दूसरे को तेजी से संकेत भेज सकें, और आइंस्टाइन में ये हिस्सा आम लोगों की तुलना में काफी बड़ा और मजबूत था। यानी उनका राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन एक साथ बिजली की स्पीड से काम करता था। इसी वजह से वे जटिल समस्याओं को कल्पना में ही घुमा फिरा कर हल कर लेते थे। इसके अलावा उनके ब्रेन की संरचना भी अनोखी थी। न्यूरॉन्स का फ्लो बेहतर था, जिससे उनकी मैथमेटिकल एबिलिटी असाधारण हो गई थी। इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि उनका ब्रेन 1230 ग्राम था, जो आम इंसान के लगभग 1400 ग्राम ब्रेन से हल्का है। लेकिन वैज्ञानिकों ने पाया कि उनकी दिमागी परत पतली थी, इसलिए उसमें ज्यादा संख्या में न्यूरॉन समा पाए थे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आइंस्टाइन जन्म से ही ऐसे थे या उनका दिमाग बाद में विकसित हुआ? रिसर्च बताता है कि बचपन में आइंस्टाइन बहुत देर से बोले, लगभग 5 साल की उम्र में। उन्हें चीजें याद रखने में भी मुश्किल होती थी और पहाड़े याद नहीं होते थे, लेकिन वो चीजों को रटने की बजाय तर्क से समझना पसंद करते थे। स्कूल में हर विषय अच्छा नहीं था, पर मैथ्स और साइंस में उनकी पकड़ अद्भुत थी। 12 साल की एज में उन्होंने एक ज्योमेट्री की किताब एक ही दिन में पढ़कर खत्म कर दी। 14 साल की एज में वे इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस समझ चुके थे। कहा जाता है कि जब वो क्लास में सवाल पूछते थे तो कई बार टीचर भी जवाब नहीं दे पाते थे। कम उम्र से ही उनके मन में ब्रह्मांड को एक छोटे से नियम में समेटने की चाह थी और यही जुनून उन्हें आगे ले गया। 26 साल की एज में उन्होंने 4 रिसर्च पेपर पब्लिश कर दुनिया को हैरान कर दिया। इसके बाद उन्हें PhD और नोबेल पुरस्कार मिला। वैज्ञानिकों का मानना है कि आइंस्टाइन का ब्रेन जन्म के बाद प्रैक्टिस, आदत, लगातार सोच और सवाल पूछने की प्रक्रिया से विकसित हुआ। यानी वो पैदा जीनियस नहीं थे, उन्होंने खुद को जीनियस बनाया। आज आइंस्टाइन के दिमाग के माइक्रोस्कोपिक नमूने अमेरिका के द मटर म्यूजियम में सुरक्षित रखे हैं। उम्मीद है आपको ये ज्ञान वॉल्ट की कहानी पसंद आई होगी। आपके प्यार और कमेंट्स के लिए दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और शानदार वीडियो के साथ।